हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। इससे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम न्यूक्लियस फिजिक्स पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस से पहले एटम को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस इज पार्ट ऑफ एटम। ठीक है, अब एटॉमिक फिजिक्स में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अर्ली 1900s में बोल लो, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने अपने मॉडल्स को आगे लाके रखा है, यानी कि बोल सकते हैं अपने अपने मॉडल को उन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया। एक के बाद एक दूसरे में कमियां निकालते रहे। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ उनको बेटर एक्सपेरिमेंट के बाद एविडेंस मिले कि हाँ ये गलत है जो ये बोल रहे हैं। जैसे कि थॉमसन ने पहले मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल के साथ में और उन्होंने बोला थॉमसन तू गलत बोल रहा है, तूने जो बताया वो सही मॉडल नहीं है एंड ये वाला मॉडल जो मैं दे रहा हूं ये ठीक है, ये सही है। तो फिर उनका मॉडल कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट किया गया। फिर एक साइंटिस्ट आए, बोर, नील बोर करके उनका नाम था। उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड भाई तुम्हारी बात में भी दो कमियां हैं और वो दो कमियां ये है जो कि मेरे मॉडल में नहीं है। तो उनके हाइड्रोजन मॉडल को एक्सेप्ट किया गया और वही हम पढ़ेंगे, वही जनरली हमें पढ़ाया जाता है और वो एक तरह से सब चीजों को एक्सप्लेन भी करता है। जो डाउट स्टूडेंट के माइंड में आना चाहिए या फिर उतने लेवल पे तो नहीं आता, बट जो साइंटिस्ट के माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उन्होंने अच्छे से क्लियर किया। तो उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दी उन्हें हम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम करके, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम करके पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम को ही स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन एटम की ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी के साथ में। ठीक, सबसे पहले हमें मॉडल्स पे चर्चा करनी है, डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने, डिफरेंट साइंटिस्ट के, किसने क्या बोला, किसमें क्या कमियां थी और किसने कैसे उन कमियों को दूर किया और नए मॉडल को एक्सेप्ट किया गया बार बार। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी थ्योरी वगैरह पे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि सही में ये थ्योरीज जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो न्यूमेरिकल पार्ट और डेरिवेशन पार्ट हम पढ़ रहे हैं, वो डिराइव कहां से हुआ है। तो वो बोर की 4 पोस्टुलेट्स थी, जिनको कभी किसी बुक में 3 लिखा जाता है, किसी बुक में 4 लिखा जाता है। ठीक, उन्हीं से डिराइव हुआ है, तो उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जो कि सबसे पहले थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था एटम के ऊपर। तो थॉमसन ने क्या बोला था, सबसे पहले उन्होंने जो डिजाइन बनाया था इसका, उन्हें जो लगा था वो ये था कि एटम जो है वो इस तरह से एक स्फीयर है 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का, यानी 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस का एक छोटा सा स्फीयर है। इतना छोटा स्फीयर है, उसके अंदर पूरे स्पेस में क्या हुआ पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से बीच में पड़े हुए हैं, जैसे कि यहां पे डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये सेम एग्जैक्टली ऐसा मॉडल है जैसे कि वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, जो खाने वाला पार्ट होता है, जिसे हम रेड पार्ट बोल के यहां पे डिवाइड करें, वो पार्ट है जो वो स्पेस का पार्ट है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, वो ब्लैक सीड्स, उनको आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक, तो एग्जैक्टली सेम मॉडल है। जैसे वाटरमेलन होता है, उसको आप काट के देखोगे सारे स्पेस में वो रेड पार्ट होता है, जहां पे मतलब मान के चल लो कि ऐसा कुछ तरह से कि सॉलिड टाइप में, जैसे कि पुडिंग मॉडल भी इसे बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। सारे स्पेस में तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, जो मैं रेड करके दिखा रहा हूं, यहां पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। उसके अलावा जो ये ब्लू डॉट्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कि भाई सारी जगह पॉजिटिव चार्ज है, बस उसके अलावा बीच बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स पड़े होते हैं। तो ये उन्होंने एक मॉडल दिया, इन्होंने मॉडल दिया, सबसे पहले दिया तो एक्सेप्ट करना पड़ा। किसी को नहीं पता था कि क्या कमियां हो सकती है मॉडल में आगे, या फिर ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो थॉमसन के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्होंने 3 बातें बोली थी कि जो एटम है वो 10⁻⁻10 मीटर का एक छोटा स्फीयर है। ठीक है, कितने मीटर रेडियस का, मीटर रेडियस स्फीयर। ठीक है, उन्होंने बोला था कि इतने मीटर रेडियस का एक छोटा सा स्फीयर है 10⁻⁻10 मीटर का। दूसरी बात उन्होंने बोली, वो बात क्या थी, पहले तो इन्होंने बोल दिया कि 10⁻⁻10 मीटर का है। ठीक है, कि स्पेस में, पूरे स्पेस में पॉजिटिव आयन है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि स्पेस जो है वो फुल है, किससे, स्पेस इज फुल विद, या स्पेस इज ऑक्यूपाइड विद पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयंस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरा हुआ है, जैसे कि एक वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे, इस तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे, राइट, पूरा स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है पॉजिटिव आयन ने और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऐसा भी बोला उन्होंने कि भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन उतने ही, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया। अगर ये एटम न्यूट्रल है मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है अमाउंट में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, ये उन्होंने बोल दिया। ठीक, तो ये कुछ 3 बातें उन्होंने बोली जिसे हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो मॉडल दिया वो ये था। अब इसके बाद क्या है कि बहुत सारी चीजें इससे क्या है कि बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, मतलब लोगों को लगा ठीक है, जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, जो लोग रिसर्च कर रहे थे इस चीज पे एटम के बारे में, उन्हें लगा थॉमसन तुम बात सही कह रहे हो, ऐसा ऐसा है, चलो ठीक है मान लिया। अब एक इसके बाद में साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने ना अल्फा पार्टिकल्स को किसी एटम के ऊपर भेज दिया। किसके ऊपर भेज दिया? अल्फा पार्टिकल, यहां से सोर्स से, मान लो इसको बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे न्यूक्लियस वगैरह में बॉम्बार्डिंग वगैरह। अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, किसी सोर्स पे भेज दिया, बहुत तेज स्पीड से, बहुत हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल को भेज दिया। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी हीलियम एटम। हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है? अल्फा होता है ना। तो अल्फा पॉजिटिव था, बस इनको ये पता था, ये नहीं पता था कि हीलियम से बना हुआ है, इसको हीलियम बोल सकता हूं, ट्वाइस He4 बोल सकता हूं, है ना, 2He4 बोल सकता हूं, ये इनको भी नहीं पता था। लेटर ऑन ये भी डिस्कवर हो गया था, जब हम गामा रेडिएशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे न्यूक्लियस में हम बेटर थोड़ा डीप में पढ़ पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एटम की स्टडी कर रहे हैं, फिर हमें पर्टिकुलर न्यूक्लियर की स्टडी करनी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जब उन्होंने बारिश की किसी भी बोल सकते हैं कि एटम के ऊपर, तो पार्टिकल्स जो थे पॉजिटिव पार्टिकल्स, वो एक्चुअल में मान के चलो, अगर यहां पे मैं थॉमसन का एटम रख रहा हूं, ठीक है, यानी कि जो थॉमसन ने बताया था, तो कहीं कहीं पे बोला उन्होंने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पॉजिटिव आयन है ना, ये ज्यादा डेविएट ही नहीं होना चाहिए, सीधा निकल जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल रिजल्ट ऐसे दिखाए गए कि जैसे बीच में तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और आसपास नेगेटिव चार्ज है। मतलब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लाइंस क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने बोला कि थॉमसन तुम बात कर रहे थे कि भाई बीच बीच में कहीं पे भरा हुआ है नेगेटिव चार्ज, स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा नहीं है। अगर स्पेस में पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, तो एक्चुअल में बीच में से कुछ रेज तो इवन टकरा के वापस आ गई थी। अगर स्पेस में ही पॉजिटिव चार्ज होता तो सारी रेज एक जैसा बिहेव करती, क्योंकि ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि बीच में कहीं पे ना इस पूरे एटम के ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को फेंकते हो तो उसको वापस रिपेल कर रहा है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल तो पॉजिटिव ही करेगा, ये चीज तो इनको पता थी, ठीक है। और अगर आप इधर उधर भेजते हो थोड़ा सा किसी एंगल पे, तो मतलब जो यहां से इस तरह से जो पार्टिकल जा रहा है वो क्या हो रहे हैं, ये वाला पार्टिकल जो है ये इस तरह से डेविएट हुआ। मतलब कि ऐसा लगा कि कुछ चीज उसे खींच रही है और कुछ नीचे से उसे पुश कर रही है। ये वाला पुश कर रहा था और इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। सिमिलर कहानी इस वाले पार्टिकल के साथ में थी। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइजेशन पे ध्यान दिया कि बीच में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब इसकी भी 2 कमियां थी जो कि बोर ने निकाली थी। ठीक, बोर ने कमियां निकाली थी। खैर इसकी पहले कमियां डिस्कस कर लेते, फिर बोर की बातें डिस्कस करेंगे, है ना। बोर तो ऑलरेडी नाम में ही बोर है, वो तो बोर ही करेगा। ठीक, तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या थी कि उन्होंने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के, ठीक है। तो इसके बाद आई एनर्जी की एक बात। एनर्जी की बात क्या आई कि अगर वो चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्लेस के, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आयन के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में घूमते घूमते एमिट करेगा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने पढ़ लिया है कि अगर ये घूम रहा है, ठीक है, किसी स्पीड से, तो इसको क्या एमिट करनी चाहिए, इसको रेडिएशन एमिट करनी चाहिए और इसकी एनर्जी में कमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये एमिट कर रहा है रेडिएशन तो क्या कर रहा है, इसका मतलब अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है और ये ऐसे 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 गोल गोल घूमता घूमता इसमें गिर जाना चाहिए था न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो पहली चीज तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये किसी एनर्जी के साथ में यहां घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो इसका मतलब ये तो रेडिएशन एमिट कर रहा है और रेडिएशन एमिट कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो रही है और एनर्जी कम हो रही है तो ये क्या करना चाहिए, इस तरह से घूमता घूमता कम एनर्जी करते हुए रेडियस छोटी करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। स्पाइरल पाथ, इसे क्या बोलते हैं हम, स्पाइरल पाथ, ठीक है।
तो इस तरह से वो गिर जाना चाहिए था। तो पहली चीज तो ये निकली। दूसरी चीज इनके मॉडल की क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उनमें इन्होंने बोला कि जो रेडिएशन एमिट करेगा तो कंटिन्यूअसली करना चाहिए, लेकिन हमें मिला लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये भी चीज इनकी गलत हो गई कि भाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, लेकिन हमें तो लाइन स्पेक्ट्रम देखा एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये सारी चीज देखी किसने थी? इन्होंने तो बोल दिया भाई घूम रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ और ऐसी ऐसी बातें इनको मान लो, ठीक। इन्होंने हालांकि ये चीज सही बोली थी कि न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहीं पे, ठीक है, लेकिन ये चीज गलत थी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो भाई रेडिएशन इमिट करना चाहिए और गिर जाना चाहिए था इसके अंदर, मतलब पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और रेडिएशन अगर इमिट कर रहा है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ, ये अगर घूम रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेट होता रहेगा, एक्सेलरेट होता रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेट होता रहेगा, तो इसका मतलब रेडिएशन एमिट करेगा और रेडिएशन एमिट करेगा, काइनेटिक एनर्जी खत्म कम होते 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 क्या होनी चाहिए इसकी, यहाँ पे गिर जाना चाहिए। और उसके अलावा जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो रेडिएशन भी क्या होनी चाहिए, वो रेडिएशन कंटिन्यूस होनी चाहिए, लेकिन आती रेडिएशन क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये सारी चीजों को एक किनारे पे लाके रख दिया था अपने बोर भाई ने। ये बोर ने 3 पोस्टुलेट दी थी, 4 पोस्टुलेट दी थी, जिन्हें कहीं पे 3 और कहीं पे 4 करके बताया जाता है। मैं 4 के साथ ही चलूंगा कि 4 पोस्टुलेट्स थी, ठीक। बोर ने क्या मॉडल दिया? बोर ने जो मॉडल दिया वो क्लियरली आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। कैसे बोर ने मॉडल दिया कि देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात सुनो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एनर्जी एंड कांस्टेंट रेडियस। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमेगा एक फिक्स दूरी पे। इस न्यूक्लियस से फिक्स दूरी पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये दूरी ना तो घट सकती है और ना ही बढ़ सकती है, कांस्टेंट दूरी पे विद कांस्टेंट एनर्जी से घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो अंदर आके नहीं गिरेगा, और क्योंकि ये दूरी भी कम ज्यादा नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो इसी दूरी में घूमता रहेगा, तो ये दूरी भी कम ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। बाकी ये सारी चीजें केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे अच्छे से। ये न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ घूम रहा है अपनी एक डेफिनेट दूरी पे, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? इस सर्कुलर पाथ को बोलते हैं अपन ऑर्बिट, ठीक है। चबाने वाला ऑर्बिट नहीं है ये ऑर्बिट, वो ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट। पहली चीज हो गई। अब ये n = 1, n = 2, n = 3, ऐसे हम इनको नाम दे सकते हैं, बहुत सारी ऑर्बिट हो सकती हैं। तो n = 1 जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। सबसे पास जो होती है यहां पे इसके न्यूक्लियस के, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और सबसे दूर होगी वो ऐसे बढ़ती जाएगी, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके, ठीक है। n = 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं यहीं पे, इसी पर्टिकुलर पहले पोस्टुलेट के बाद में पहली पोस्टुलेट डिस्कस हो रही है बोर मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है न्यूक्लियस के एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ में, मतलब एनर्जी तो कम होगी नहीं उसकी। दूसरी चीज क्या है कि उसकी रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि वो छोटी भी नहीं होगी तो इसमें आके गिरेगा भी नहीं, ठीक। दोनों चीजें हमें एक जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक को यहीं पे एक्सप्लेन कर रही है। और ये जो दूरी है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जहां पे मजे कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, और n = 1 ग्राउंड स्टेट है। और जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जाऊंगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या है, सबसे कम है, और दूसरे में ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है लेकिन तीसरे से कम है, तीसरे में दूसरे से और पहले से तो ज्यादा है लेकिन चौथे से कम है। तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा, जैसे जैसे रेडियस बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड एंड रिमूव्ड। मतलब क्या है कि हमने जो पहली पोस्टुलेट पढ़ी, ठीक है, ये हमें समझ में आ चुकी है। अब इसमें बोला गया है कि देखो क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है ना वो चेंज नहीं हो सकती, मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकता जंप करके, और यहां का यहां नहीं आ सकता जंप करके, जब तक कि मैं एनर्जी ऐड या इसमें से रिमूव ना करूं। क्लियर बात? मतलब क्या है कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं आएगा और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा जब तक मैं एनर्जी ऐड और रिमूव ना करूं। अब ऐड और रिमूव के लिए भी क्या समझना है, देखो उसको भी समझ लेते हैं कि मान लो भाई अपने पास में इस तरह का एटम है, छोटा सा ही बना लेते हैं, इस तरह का एटम है, इस तरह का, ठीक है, 2 ही बना लेते हैं, चलो 2 ही ऑर्बिट बना लेते हैं। ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ये n = 1 हो गया और ये n = 2 हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से
अगर मुझे यहां पे लाना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो ऑब्वियसली इसमें से एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी। अगर यहां से एनर्जी रिमूव कर दूं, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है, अगर यहां से एनर्जी रिमूव कर दूं तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इस ऑर्बिट में रहने लायक एनर्जी ही नहीं है। अगर नहीं है तो उस ऑर्बिट में आएगा जिसमें रहने लायक इसके पास एनर्जी है। क्लियर सी बात है। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं कि आप एक अच्छे अपार्टमेंट में रह पाओ, तो आप उस अपार्टमेंट में सेटल होने की कोशिश करोगे जहां पे आपका बजट फिट होता होगा। एग्जैक्टली सेम चीज है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मैं इससे एनर्जी ले लूं, ये अभी आराम से रह रहा है, मस्त लाइफ जी रहा है, ठीक है, इससे मैं एनर्जी ले लूं। अगर मैंने इससे एनर्जी ले ली, यानी कि इससे मैंने कुछ मान के चलो इसकी सैलरी में से मैंने कुछ फिक्स अमाउंट ले लिया, तो इसका मतलब इसके पास इस अपार्टमेंट में, हाई एनर्जी वाले अपार्टमेंट में रहने के पैसे नहीं है, तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है, इसकी एनर्जी कम है। अब ये समझो कि n इक्वल्स टू 1 वाला ग्राउंड स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में अभी क्या है, कम एनर्जी है ना, लो एनर्जी जोन में। या मानो कि अभी इसके पास में बहुत कम पैसे, तो ये बहुत लो बजट अपार्टमेंट में रह रहा है। मैं इसकी क्या कर देता हूं, सैलरी इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, या इसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, तो ये क्या करेगा, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए एक हाई एनर्जी अपार्टमेंट में रहना पसंद करेगा। तो अगर मैं यहां पे एनर्जी ऐड कर दूं इस पर्टिकुलर स्टेट में, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को अब ऊपर से नीचे बुलाना है, तो एनर्जी उसमें से रिमूव करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे ज्यादा एनर्जी है। और अगर मुझे नीचे से ऊपर भेजना है, तो एनर्जी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर बात है। तो ये दूसरी पोस्टुलेट थी बोर के मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी अपने आप क्या करेगा, जंप वंप नहीं करेगा। आप एनर्जी निकाल लो तो आ जाएगा नीचे, और आप एनर्जी दे दो तो चला जाएगा ऊपर, है ना। वो रिक्वायरमेंट होती है हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की, कि कितनी एनर्जी चाहिए किसी ऑर्बिट में रहने के लिए। तो उसके लिए हमने तीसरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। कि किस वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट हुआ है वो डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्बिट से कौन से में जंप किया है, उसकी एनर्जी का डिफरेंस, या फिर कौन से एनर्जी लोअर से हाई में कौन से के बीच में एनर्जी डिफरेंस, और हायर से लोअर उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। मान लो भाई इस तरह का अपना एटम है, ठीक है, अपन यहां से उठा के यहां पे भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, यहां से उठा के यहां भेज रहे हैं, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 3 में भेज रहे हैं ना। तो कौन सा एटम कौन सा रेडिएशन इमिट होगा, उसके लिए कैसे लिखेंगे हम, एनर्जी जो होती है वो होती है hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा है वेवलेंथ जो रेडिएशन एमिट हो रहा है ना, इमिशन ऑफ रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये डिपेंड करेगा, अगर मैं नीचे से ऊपर भेज रहा हूं, मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। ये एच सी अपॉन लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई मैंने कहां से कहां पे भेजा है, फाइनल क्या है 3 आ गया, तो E3 माइनस E1 पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इन दोनों का एक्चुअल में यहाँ पे एनर्जी कितनी है और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा किस रेडिएशन की अपनी यहाँ पे वेवलेंथ आने वाली है। तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे पूरा चैप्टर आगे खींचा जा सकता है। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बस ये बेसिक सी बोल के चल रहा हूं, पोस्टुलेट से बेसिक थ्योरी है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन हम यहीं से निकालेंगे इन्हीं इक्वेशंस के साथ में, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम इसी से ड्राइव कर देंगे, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि एच सी अपॉन लैम्डा, देखो अभी एक डेरिवेशन तो मैं यहीं करके दिखा दूं आपको, इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा एफ माइनस एच सी अपॉन लैम्डा आई। तो एच सी से एच सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन लैम्डा फाइनल माइनस 1 अपॉन लैम्डा इनिशियल। तो डायरेक्ट वेवलेंथ आपको मिल जाएगी कि भाई फाइनल और इनिशियल वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर बात है, ओके। तो हमें क्या पता चला कि जो रेडिएशन सही में कहीं ऊपर से नीचे जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअल में जो लाइट जो इमिशन रेडिएट होने वाला है, जो रेडिएशन एमिट होने वाला है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगा भाई, वो डिपेंड करेगा कि किन दो स्टेट्स के बीच में, किन दो ऑर्बिट के बीच में उसका ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां वो जा रहा है, ठीक है। इसे हम थर्ड पोस्टुलेट भी बोलते हैं। फाइनल जो फोर्थ पोस्टुलेट है बोर का, उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे और कर लेते हैं कि हर एक एनर्जी लेवल जो होता है, हर एक एनर्जी लेवल उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है कि यहां पे, मतलब जैसे एक हर एक अपार्टमेंट की फिक्स रेंट होती है ना, कि इतने रेंट है तुम्हारे पास तो यहां रह लो, इतना रेंट दोगे तो यहां रह लो, इतना रेंट दोगे तो यहां रह लो।
उसी तरह इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एनर्जी की बात है, इतनी एनर्जी है तो यहाँ रह ले भाई, इससे ज्यादा है तो यहाँ रह ले, उससे ज्यादा तो यहाँ रह ले। तो बस बिल्कुल सेम रिलेट कर लो चीजों को, इतने पैसे तो इधर वाले फ्लैट में रह ले, इधर इतने पैसे हैं तो इधर वाले फ्लैट में रह ले, इतने पैसे तो इधर वाले फ्लैट में रह ले। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रेंट बढ़ता जाएगा, मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर ज्यादा एनर्जी है तो ऊपर रह रहा है और कम एनर्जी है तो नीचे रह रहा है। क्लियर बात है। और हर एक एनर्जी जो है लेवल है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब डेरिवेशंस पढ़ रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि जब एनर्जी लेवल की ही, जैसे कि मान लो E1 जो है ना, E2 जो है ना, ये दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी, ये तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी, ये चौथे ऑर्बिट में एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी जो लेवल्स है वो डिफाइन होते हैं, इनमें एनर्जी कितनी कितनी होती है वो सारी डिफाइन होती है ना, एक फिक्स वैल्यू होती है जो हम डिस्कस कर लेंगे। अब अगर ये चीजें फिक्स हैं तो क्या इनके डिफरेंसेस भी हमेशा फिक्स होंगे? तो ऐसा मैं बोलूंगा कि E2 से E1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, डायरेक्ट बोलूंगा। उसके बाद बोलूंगा E1 से E3 में आ रहा है, मतलब E1 से E3 में जा रहा है तो मतलब बोल दूंगा कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट एनर्जी। या कभी ऐसे E4 से डायरेक्ट कूद के आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन E1 में तो मैं बोल दूंगा इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना। तो मतलब इनकी भी एक फिक्स वैल्यू हो गई। और जब भी कोई चीज फिक्स हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, वही बोर ने फोर्थ पोस्टुलेट में डिस्कस किया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। मतलब क्या कि मान के चलो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है L = mvr। एक्चुअल में फिजिक्स में हम लोग इसको, ये पार्ट केमिस्ट्री का है, एटॉमिक फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, वैसे फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है। ये आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m × r क्रॉस p डायरेक्ट लिखते हैं, r क्रॉस p, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। m कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है और ये आ जाता है r क्रॉस v, ठीक है, r क्रॉस v आ जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा कैसे मूव करेगा, अगर इस पॉइंट पे यहां है तो ऐसे ही मूव करेगा, हमेशा टेंजेंशियली मूव करेगा, ठीक है। और यहां पे होगा तो इस तरह से मूव करेगा, राइट। और ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये होता क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये जिस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं। देखो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअल में आपको ये दिया जा सकता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज है, जब तक ये ना बोला जाए कि किसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्वांटाइज है, मैं किसी और पॉइंट के अबाउट बात करूं, वो भी तो हो सकता है, वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अपने को रेफरेंस लेके चलना है, अपने को सही से स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, लेकिन किसके अबाउट है भाई, न्यूक्लियस के अबाउट, ठीक भाई, ओके। अब होगा क्या कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, r क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं उससे परपेंडिकुलर दूरी, और वेलोसिटी एरी, और वेलोसिटी और कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल r क्रॉस v क्या हो जाएगा, rv sin 90, तो ये rv, तो जिसे हम डायरेक्ट mvr भी लिख देते हैं, समझाने के लिए था, ठीक। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो होता है mvr, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का किसके अबाउट है, ये किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, न्यूक्लियस के रेफरेंस में। और इसकी वैल्यू जो होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है nh/2π, ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर। n क्या है, एक इंटीजर है। तो इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पर्टिकुलर, किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, वो h/2π का मल्टीपल इंटीजर होगा। वो ऐसे नहीं हो सकता कि 5.5 h/2π, या फिर ऐसे हो जाए कि 50.5 h/2π, या ऐसे हो जाए 100.7 h/2π। ऐसे नहीं मिलेगा कभी भी, हमेशा इसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, h/2π का इंटीजर मल्टीपल में मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे याद रखना है। और बाकी सारी की सारी जो चीजें डिराइव करनी है वो अपने को आराम से हो जाएंगी। जैसे कि कैसे हो जाएंगी, यहीं पे हिंट दे देता हूं, अगले लेक्चर में डिस्कस करना है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तो इसको घूमने के लिए एक्चुअल में जो घूम रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट एनर्जी से घूम रहा है, तो इस एनर्जी को घूमने के लिए कुछ फोर्स चाहिए होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक चीजें नहीं घूमती हैं, सर्कुलर मोशन तभी करती हैं चीजें जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो, नहीं तो नहीं करेगी। तो इसका मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा mv²/r। कहां से मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच लगने वाले किससे, अट्रैक्शन फोर्स से। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और वो अट्रैक्शन फोर्स ही इसके लिए क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, k q1 q2/r²। तो लिख दूंगा k, इसका चार्ज कितना होता है, Ze,
इसका चार्ज है E अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी क्या है R, ठीक है, तो आर स्क्वायर लिख दिया, राइट। अब उसके बाद देखो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से mvr की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दूंगा तो m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन NH अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से बहुत सारे रिलेशन ड्राइव हो जाएंगे। तो ये खैर अगले लेक्चर की बात है, आपको बस लिंक करवाने के लिए मैंने हिंट दे दिया है ताकि मैं जल्दी से अगला लेक्चर फटाफट से स्टार्ट कर पाऊं। तो ये 4 पोस्टुलेट्स थी बोर ने जो दी थी, जो चीज हमने डिस्कस की है वो थ्योरिकल है, एग्जाम के परसेप्शन से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता ये होना जरूरी है, बोर्ड में पूछी जा सकती है, और पता इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जब किसी चीज को तो थ्योरली उसके थ्रू जाना चाहिए, ठीक। तो यहां पे खत्म होता है अपना पहला लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर मॉडल 2, जहां पे मैं पूरा डेरिवेशन या मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिवली इसको एनालाइज करूंगा, इसका एनालिसिस करेंगे क्वांटिटेटिवली। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।